देखते हैं, यदि फलन किसी बिंदु C पर अवकलनीय है तो वह उस बिंदु पर संतत भी होगा। तो चूंकि फलन किस पर अवकलनीय है, पहले लिखते हैं अवकलनीयता की परिभाषा से। देखते हैं, तो अवकलनीयता की परिभाषा से अगर हम देखें तो अवकलनीयता की परिभाषा से, तो अवकलनीयता की परिभाषा से हमें क्या मिल रहा है? अवकलनीयता की परिभाषा से हम जानते हैं कि f डैश x बराबर क्या होता है? f डैश x बराबर होता है लिमिट h टेंस टू 0, और उसके बाद क्या होता है? fx प्लस h और माइनस fx, और बटे में कितना होता है? h होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो चूंकि फलन जो है वह किस पर अवकलनीय है? x बराबर c पर जो है वो क्या है? अवकलनीय है। तो लिखेंगे चूंकि फलन x बराबर c पर क्या है? अवकलनीय है। तो जब फलन x बराबर c पर अवकलनीय है तो f डैश c न हो जाएगा, क्योंकि अब x के जगह पर क्या रखेंगे? c रखेंगे। तो अब f डैश c बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, f x के जगह पर क्या रखेंगे? c और प्लस h, और माइनस fx है तो माइनस f, और x के जगह पर क्या रखेंगे? c रखेंगे, और बटा में h। अब यहीं पर इसका लिमिट चेंज करेंगे। क्या लिमिट चेंज करेंगे? ध्यान देना, यहाँ पर हमको संतत साबित करना है कि यह उसी बिंदु पर क्या होगा? संतत होगा। तो हम क्या करेंगे कि x के इक्वल में c और प्लस h मान लेंगे। जब इस स्थिति में x बराबर c प्लस h मानेंगे तो h टेंस टू जब 0 होगा तो यहाँ पर हम मान लिख सकते हैं ना, h बराबर क्या हो जाएगा? x और माइनस c होगा कि नहीं होगा? h का मान कितना निकाल सकते हैं? ये प्लस c इधर जाएगा LHS में तो माइनस c होगा कि नहीं होगा? तो हो जाएगा x माइनस c। फाइनली अगर हम यहाँ देखें तो इसके लिमिट में परिवर्तन कर सकते हैं कि जब h टेंस टू 0 हो तो इस स्थिति में जब h टेंस टू 0 हो जाए तो x टेंस टू क्या होगा? c होगा। तो लिखेंगे x टेंस टू c। जब h टेंस टू 0 हो तो x टेंस टू क्या होगा? c होगा। अब यहीं पर इसका परिवर्तन करेंगे तो हो जाएगा f डैश c बराबर लिमिट h टेंस टू 0, और f है तो f, अब ये h टेंस टू 0 है तो यहाँ क्या लिखेंगे? x टेंस टू, तो ये हो गया x टेंस टू c। और देखो c प्लस h है तो c प्लस h के जगह पर क्या रखेंगे? x, तो हो जाएगा fx और माइनस fc, और h के जगह पर क्या रखेंगे? x माइनस c। रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा? अब ध्यान देना, यहाँ पर ये जो मान आया है fx और माइनस fc और बटे में x माइनस c, अब इसको हम लोग हल करेंगे। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, और जो ये मान मिला है fx माइनस fc इसी को हल करेंगे, क्योंकि ये अवकलनीय का पद है और अब हमें संतता जांच करनी है। तो fx माइनस fc बराबर क्या होगा? fx माइनस fc होगा ना। अब इसके बटा में क्या है? तो इसके बटा में ये टर्म यहीं पर छोड़ते हैं, समीकरण 1 का पद है, केवल यहाँ पर fx माइनस fc को बराबर लेकर के चल रहे हैं। थ्योरम है तो कुछ स्टेप जो है वो लिया जाएगा। अब यहाँ पर कह सकते हो कि सर यही स्टेप क्यों लिया जाएगा, दूसरा क्यों नहीं लिया जा सकता है? तो दूसरा, जब ये प्रमेय साबित हुआ है तो लेने वाले ने तो अनेकों वैल्यू लिया होगा लेकिन वो साबित नहीं हो पाया, तो ये एक सर्टिफाइड वैल्यू है जिसको लिया जाएगा fx माइनस fc। इसी के ये इक्वल हो जाएगा। दोनों तरफ क्या करेंगे कि x माइनस c से भाग दे देंगे। किससे भाग दे देंगे? दोनों तरफ x माइनस c से क्या करने पर? भाग देने पर। तो अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा fx माइनस fc और बटे में x माइनस c, fx माइनस fc और बटे में x माइनस c। अब यहाँ हम देखें कि हमें क्या लाना है, तो हमें क्या लेना है? लिमिट x टेंस टू c। तो दोनों तरफ ले लेंगे लिमिट, दोनों तरफ लिमिट x टेंस टू c लेने पर। लेकिन ध्यान देना, अगर हम दोनों तरफ x माइनस c से भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं? x माइनस c से, तो इधर के वैल्यू में fx माइनस fc में इस x माइनस c का कोई ज़रूरत ही नहीं है, केवल x माइनस c का RHS में ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे कि x माइनस c से जो भाग है वह किस में देंगे? RHS में। RHS में x माइनस c से भाग देने पर ये नहीं होगा, तो जब भाग देंगे तो इधर इससे क्या कर देंगे? गुणा भी कर देंगे, और दोनों तरफ अब क्या ले लेंगे? लिमिट x टेंस टू c। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c
एफ एक्स और माइनस एफ सी, और बराबर क्या होगा, तो इधर आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू सी और उसके बाद एफ एक्स माइनस एफ सी और बटे में एक्स माइनस सी और इंटू एक्स माइनस सी। अब फाइनली देखो क्या होगा, ये सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ के जगह पर अगर देखा जाए तो ये मान आ गया है किसका, समीकरण 1 का, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बटे में एक्स माइनस सी। अब हमें क्या करना है कि अवकलनीयता के पद को साबित करना है कि वो क्या है, संतत है। इसी वजह से ये अवकलनीयता का पद जो प्राप्त हुआ है इसका उपयोग हम लोग किस में करेंगे, हम लोग संतता के पद में करेंगे। और संतता का पद क्या कहता है, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। यदि कोई फलन x बराबर c पर संतत हो तो इस स्थिति में उसका फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, बताए है ना। तो वही फॉर्मूला हम लोगों को साबित करना है। ये तो अवकलनीयता का पद हो गया, जो भी संक्रिया किया गया वो किसके आधार पर किया गया, तो किया जाने वाला संक्रिया इसी के आधार पर किया गया। एफ एक्स माइनस एफ सी ले लिए हैं कि नहीं लिए हैं, और इसके बाद क्या किए हैं, तो x माइनस सी का RHS में क्या कर दिए, भाग दे दिए। तो जब भाग देंगे तो ये पद लाना है, तो भाग दे दिए तो गुणा भी करना होगा, तो हम यहाँ पर क्या कर दिए हैं, गुणा कर दिए हैं। दूसरा चीज़, अब इसमें ज़रूरत है लिमिट एक्स टेंस टू सी का, तो दोनों तरफ क्या ले लिए, लिमिट एक्स टेंस टू सी ले लिए। जैसे ही हम इसके अनुसार ये स्टेप लेकर के चले तो हमको मिल गया लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बटे में एक्स माइनस, और यही ना लाना था, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, एफ डैश। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एफ डैश सी, लेकिन इससे पहले ये लिमिट जो है ये दोनों पद गुणा में है तो दोनों के साथ लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी और बटे में एक्स माइनस सी, और ये फिर लिमिट यहाँ लगेगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी दूसरे पद में और एक्स माइनस सी, और ये तो सेम टू सेम रहेगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स और माइनस एफ सी। अब ध्यान देना, ये जो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी है इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, तो ये वाला जो मान है वो हम रख देंगे कहाँ से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश सी, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ डैश सी। अब एफ डैश सी जब ये मान आ गया तो यहाँ अगर देखा जाए तो लिमिट एक्स टेंस टू सी है ना, तो जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, तो c माइनस सी, तो अब ये क्या हो जाएगा, एफ डैश सी और इंटू जीरो, फाइनली हमें क्या मिलेगा, जीरो। तो जब जीरो मिलेगा तो यहाँ क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स और माइनस एफ सी, फाइनली हमें क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स और माइनस एफ सी, और ये जो एफ सी माइनस है जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स और इज इक्वल टू एफ सी। यही न संतता का परिभाषा है। तो जब ये संतता का परिभाषा है तो ये किससे मिला, एक बार फिर रिवीजन कर रहे हैं। अवकलनीयता की परिभाषा से एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा में एच होता है ना। अब दूसरा स्टेप देखो, यदि फलन x बराबर c पर अवकलनीय है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, c, तो हो जाएगा एफ डैश सी बराबर लिमिट h टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ एक्स और बटे में h। अब लिमिट चेंज कर देंगे, तो लिमिट चेंज करेंगे तो क्या होगा, x बराबर c प्लस एच मान लिया गया, तो इस स्थिति में h बराबर x माइनस सी, और जब h टेंस टू जीरो होगा तो जीरो रखेंगे तो x का मान c आएगा ना, यानी x टेंस टू क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। टेंस टू का मतलब होता है अग्रसर, कि जैसे ही अगर हम h के जगह पर जीरो रखेंगे तो x किधर अग्रसर हो जाएगा, c की ओर अग्रसर हो जाएगा। अब इस स्थिति में जैसे ही हम मान रखते हैं तो एफ डैश सी बराबर लिमिट चेंज कर दिए x टेंस टू c एफ सी प्लस एच के जगह पर रखेंगे x, तो हो गया एफ एक्स, और ये एफ सी सेम टू सेम, और h के जगह पर x माइनस। समीकरण 1 अवकलनीयता वाला एक पद हल कर दिए। अब हमें साबित करना है कि यह उसी बिंदु पर क्या है, संतत है। तो संतत है तो कब होगा संतत, जब यही पद के माध्यम से क्या आ जाए, संतत का सूत्र आ जाए। संतत का सूत्र क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स बराबर एफ सी। अब हम एफ एक्स माइनस एफ सी को ले लिए जो इसके बराबर है। अब देख रहे हैं कि इसी पद से हमें संतता को साबित करना है, तो बटा में एक्स माइनस सी है तो आर एच एस में क्या ले लेंगे, बटा में एक्स माइनस सी से भाग दे देंगे,
तो भाग देंगे तो गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे, और जैसे ही गुणा करेंगे तो अब यहाँ पर दोनों तरफ क्या लेना होगा इस सूत्र को लाने के लिए, लिमिट x टेंड्स टू c। दिमाग में एक चीज बैठा लो, ये सूत्र ही क्यों आएगा, क्योंकि अवकलनीय है तो इसी बिंदु पर क्या है, संतत है, दूसरे बिंदु पर सोचना ही नहीं है। इसी वजह से यही पद लाने के लिए लिमिट x टेंड्स टू c ले लिए दोनों तरफ, तो हमें मिल गया लिमिट x टेंड्स टू c f(x - fc) बटे में x - c। दोनों पद गुणा में है, दोनों जगह लिमिट ले लिए। अब इसका जो मान है वो कितना है, f डैश c, तो हमने इसका मान रख दिया f डैश c इंटू लिमिट x टेंड्स टू c x - c है ना, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, जहाँ x है वहाँ हम क्या रख देंगे, तो हमने c रख दिया, c में से c गया क्या हो गया 0। अब इस स्थिति में f डैश c बराबर टोटल जब 0 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, और ये RHS में यही चलता आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ जैसे ही 0 हुआ तो लिमिट x टेंड्स टू c f(x - fc) है, तो ये fc क्या हो जाएगा RHS में चला जाएगा, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फाइनली लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा fc हो जाएगा। और इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि ये फॉर्मूला किसका है, संतता का है। तो लिखेंगे कि अतः इससे यह स्पष्ट है कि यदि फलन किसी बिंदु C पर अवकलनीय है तो वह उसी बिंदु पर क्या होता है, संतत होता है। नोट किया जाए, लिखेंगे अतः अब यह स्पष्ट है कि, यही लिख देते हैं लैंग्वेज, अतः अब यह स्पष्ट है कि, या आप लिख लीजिएगा ना, क्या लिखोगे, यही लाइन लिख लोगे। अतः इससे यह स्पष्ट है कि यदि फलन किसी बिंदु C पर अवकलनीय है तो वह उस बिंदु पर क्या होता है, संतत भी होता है। जल्दी से नोट किया जाए, फिर आगे बताते हैं। नेक्स्ट जो है, इसके बाद जो लिखना था वो लिख लिए। क्या लिखना था कि यदि फलन किसी बिंदु C पर अवकलनीय है तो वह उसी बिंदु पर क्या होगा, संतत भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर नोट में लिखना, नोट में कि यदि कोई फलन अवकलनीय है, यदि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है, क्या लिखेंगे, यदि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है, यदि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है, अवकलनीय है तो वह उसी बिंदु पर संतत होगा, तो वह उसी बिंदु पर, तो वह उसी बिंदु पर संतत भी होगा। ये पहला नोट है, तो वह उसी बिंदु पर संतत भी होगा। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि, नंबर 2 में लिखना, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि अगर फलन जिस बिंदु पर संतत है तो वह उस बिंदु पर अवकलनीय भी होगा। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि फलन जिस बिंदु पर संतत हो उसी बिंदु पर अवकलनीय भी होगा, अवकलनीय भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो वो उस बिंदु पर क्या होगा, संतत होगा। लेकिन ये कतई आवश्यक नहीं है कि यदि वह संतत है तो वो क्या होगा, अवकलनीय होगा। ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, यानी इसका अपोजिट जो है वो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब जो है वो हम लोग कुछ फॉर्मूला लिखेंगे कि अवकलन के पदों को किस प्रकार से हल किया जाता है। लिखना बंद करें और ध्यान से देखें, समझें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अवकलन के सूत्र, अवकलन के नियम लिखते हैं। सूत्र तो हो गया है ना, अवकलन के नियम, लॉ ऑफ डेरिवेटिव्स। ध्यान से देखेंगे कि लॉ ऑफ डेरिवेटिव्स क्या होता है। यदि फलन f u तथा v के रूप में फलन हो, यदि परिभाषित फलन f, परिभाषित फलन f u तथा v के रूप में हो तो
इसके लिए सबसे पहला नियम, अवकलन का हम लोग नियम पढ़ रहे हैं, तो अवकलन के नियम में लॉ ऑफ डेरिवेटिव में यदि कोई फलन f है जो परिभाषित है और वो u और v के रूप में है, यानी दो फलन के रूप में है, तो इस स्थिति में क्या होगा, तो d k इंटू यू और बाई डी एक्स अगर रहेगा तो k को बाहर कर देंगे और डी यू बाई डी एक्स, जहाँ k एक क्या है, अचर है, जहाँ k एक क्या है, अचर पद है। इसके बाद दूसरा नियम है कि यदि u और प्लस v और बटा में dx हो, यानी कि दो फलन यदि जोड़ के रूप में हो, तो जब जोड़ के रूप में होगा तो होगा du बाई डी एक्स प्लस डी वी और बटा dx, यानी कि जोड़ के रूप में होगा तो दोनों का अवकलन क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। नेक्स्ट, यदि दो फलन घटाव के रूप में हो, तो जब दो फलन घटाव के रूप में होंगे, डी यू माइनस वी बाई डी एक्स के रूप में होंगे, तो इनका अवकलन क्या किया जाएगा, अलग अलग किया जाएगा, लेकिन किस रूप में होगा, घटाव के रूप में होगा। अचर पद रहेगा तो अचर पद को बाहर कर देंगे, तब उसका अवकलन करेंगे। जोड़ में रहेगा तो अलग अलग अवकलन करेंगे, बीच में जोड़ का चिन्ह होगा। घटाव के रूप में होगा तो अलग अलग अवकलन करेंगे और बीच में घटाव का चिन्ह होगा। तो जोड़ हो गया, घटाव हो गया, तो बाकी क्या है, गुणा। अब यही मुख्य है, गुणा और भाग ही मुख्य है। तो अगर डी यू इंटू वी और बाई डी एक्स हो तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है u इंटू डी वी बाई डी एक्स और प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। आप लोगों को ये फॉर्मूला 11th क्लास में बताया गया है, बताया गया ना, तो 11th क्लास में बताया गया है, तो इसका हिंदी प्रारूप भी बताया गया होगा कि u को पहला फलन मान लेते हैं और v को दूसरा फलन। तो कहा क्या जाता है, कहा जाता है कि यदि दो फलन गुणा में हो, इसी नियम को हिंदी में बताते हैं, जल्दी याद हो जाएगा, ऐसे संकेत में याद हो जाए तो अति उत्तम। डी यू इंटू वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू डी वी बाई डी एक्स और प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। अगर ऐसे नहीं याद हो रहा है तो आप इसको हिंदी में याद कर सकते हो। कैसे याद कर सकते हो, तो इसको आप कहोगे, u को कहोगे पहला फलन और v को कहोगे दूसरा फलन। तो क्या कहोगे, u है पहला फलन, तो लिखोगे पहला फलन और गुणे दूसरे का अवकलन, दूसरे का अवकलन, अब प्लस v है दूसरा फलन, तो आप इसको कहोगे दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन। याद हो जाएगा। तो अब आप इसको कैसे याद करोगे, u इंटू वी, यानी दो पद अगर गुणा में है तो आप कहोगे पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन और जोड़ दूसरा फलन और गुणे पहले का अवकलन। याद हो जाएगा। बोलो कैसे याद होगा, बोलो एक बार, पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन और जोड़ दूसरा फलन गुणे पहले का, बोलो फिर से, पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन जोड़ दूसरा फलन गुणे पहले का। अभी मिल ही नहीं रहा है आवाज सबका, एक तीर घाट जा रहा है तो एक मीर घाट जा रहा है, अलग अलग लय जा रहा है। जब याद हो जाएगा तो एक साथ जाएगा। फिर से बोलो एक साथ, पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन जोड़ दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन। भा 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 बोल रहा है सब, ऐसे थोड़े बोला जाता है। आर्मी में ऐसे अगर बोलोगे तो मारते मारते हालत खराब कर देगा। अगर बोलना है जय हिंद तो एक साथ आवाज़ निकलना चाहिए, जय हिंद। बात समझ में आ रहा है, हमारी आवाज़ को फॉलो करो, तुरंत याद हो जाएगा। पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन जोड़ दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन। फिर से बोलो, पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन जोड़ दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन। बात समझ में आ रहा है ना। जो लिरिक्स है ना, जो वॉइस टोन है, वो मैच करना चाहिए, तब याद होगा। अब याद करना है तो क्लास में याद कर लो, या घर पर अगर याद करना है तो घर पर याद कर लेना। अब इसके बाद जो है वो लास्ट फॉर्मूला है अवकलन के नियम में, क्योंकि अवकलन के नियम में ऐसे तो हर एक चैप्टर में फॉर्मूला है, लेकिन जो मुख्य फॉर्मूला है, जैसे जोड़ में आएगा तो कैसे अवकलन करेंगे, घटाव में आएगा तो कैसे अवकलन करेंगे, गुणा में आएगा तो कैसे अवकलन करेंगे, वो भी दो पद का गुणा आएगा तब। अगर तीन गो पद गुणा में आ जाएगा तो उसके लिए क्या होगा, अलग नियम होगा। अगर 3 स्टेप वाला टर्म आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में तो उसका डेरिवेटिव कुछ दूसरे तरीके से निकाला जाएगा। उसका जो डेरिवेटिव है वो लॉग के टर्म में निकाला जाएगा। लॉग के टर्म में बेस्ट एक चैप्टर है, उसको बताया जाएगा उस समय। तो
तो आप देखिएगा वहाँ 3 या 4 या 5 या 6 या उससे भी अधिक टर्म यदि गुणा में रहता है तो उस स्थिति में किसका उपयोग किया जाता है, लॉग का। लॉग लेकर के उसको बनाते हैं। तो अभी तो साधारण वे में चल रहे हैं, साधारण तरीके से लेके चल रहे हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है u और बटे में v, दो फलन है और बटा में है। तो इसका क्या होता है भाई फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है v इंटू डी यू बाई डी एक्स घटाव u इंटू डी वी बाई डी एक्स और बटा में होता है v का स्क्वायर। अब यहाँ पर भी ऐसे अगर याद करना हो, आपको याद हो जाता है तो अच्छी बात है। आप इसको कैसे याद करोगे, डी यू बटे में v और बाई डी एक्स है, तो आप इसको याद करोगे u इंटू डी वी बाई डी एक्स माइनस v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स और बटे में v का स्क्वायर। बाकी अगर ऐसे याद करने में दिक्कत हो रहा है तो आप इसको कैसे याद करोगे, आप इसको याद करोगे इस नियम को, ये अंश है और ये क्या है, हर है। तो आप इसको याद करोगे हर गुणे अंश का अवकलन, हर गुणे अंश का अवकलन घटाव अंश और गुणे हर का अवकलन आप बटे में हर का स्क्वायर। तो आप इसको हिंदी में याद कर सकते हो कि अंश और हर के रूप में जब अवकलन ज्ञात करना होगा तो आप इसको बोलोगे हर इंटू अंश का अवकलन घटाव अंश इंटू हर का अवकलन बटा में हर का वर्ग। याद हो जाएगा, फिर से बोलो, हर इंटू अंश का अवकलन घटाव अंश इंटू बटा में हर का, फिर से हर इंटू अंश का अवकलन घटाव अंश इंटू हर का अवकलन बटा में हर का। याद हो जाएगा। अब इस तरीके से ये जो 5 फॉर्मूला है, ये 5 फॉर्मूला मुख्य फॉर्मूला है जिसके आधार पर अवकलन के अध्याय की शुरुआत हो जाती है। लेकिन अभी भी इसमें एक नियम बाकी है और वो एक नियम जो है मास्टर रूल है और उसको कहा जाता है श्रृंखला नियम। क्या कहा जाता है, श्रृंखला। कई लोग इसे श्रृंखलन कहते हैं, श्रृंखलन नियम, लेकिन इसका जो मुख्य नाम है वो क्या है, श्रृंखला। कई लोग इसको क्या कहते हैं, श्रृंखलन नियम। श्रृंखलन नहीं है बल्कि ये क्या है, श्रृंखला नियम है। तो श्रृंखला नियम, अच्छा कई लोग कौन कहते हैं, जो बढ़िया से थ्योरी नहीं जानते हैं वो कहते हैं। वैसे तो इसका नाम क्या है, ये किसी किताब में नहीं है श्रृंखलन। बात समझ में आ रहा है ना, ये किसी किताब में नहीं है। किताब में तो श्रृंखला नियम है जिसको इंग्लिश में कहा जाता है चेन रूल। क्या कहा जाता है, चेन रूल। अब ये चेन रूल क्या है, यदि f एक परिभाषित फलन हो और यह u और v के रूप में संयुक्त हो, यदि f एक परिभाषित फलन हो और यह u और v के रूप में क्या हो, संयुक्त हो, तो इस स्थिति में चेन रूल लगता है। कैसे लगता है बताते हैं। लिखेंगे क्या कि यदि f एक परिभाषित फलन हो, f एक परिभाषित फलन हो तथा यह किस रूप में हो, u तथा v के रूप में संयुक्त हो, तो अब जब हम लोग फलन f का अवकलन करेंगे df बाई dx, तो df बाई dx नहीं होगा बल्कि होगा dv बाई dt और इंटू, या u और v संयुक्त रूप में है तो होगा du बाई dt और इंटू क्या होगा, तो dt बटे में dx। इसी को जो है वो चेन रूल कहते हैं। अब ये कहाँ से आ गया भाई चेन रूल, कि du बाई dt या इंटू dt बटा में क्या आ गया, dx आ गया। अब ये कहाँ से आया, तो इसका कारण है। इसका कारण क्या है ये समझते हैं, यहीं पर एक उदाहरण दे करके समझा देते हैं। जैसे अगर पहला एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर हमें निकालना हो d साइन x स्क्वायर और बाई dx, तो हमें इसका फॉर्मूला नहीं ना पता है, हमें फॉर्मूला किसका पता है, d साइन x बटा में dx का। तो चेन रूल क्या होता है, श्रृंखला नियम क्या होता है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। अगर ये समझ में आ गया तो अवकलन और समाकलन मिला करके 44 नंबर अच्छा स्कोर कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में। तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, d साइन x, x के जगह पर काम क्या कर रहा है, x स्क्वायर, तो हम यहाँ पर रख देंगे x स्क्वायर, और यही x स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, यहाँ dx स्क्वायर और बटे में dx। तो अब फॉर्मूला भी लग जाएगा, dx के पावर n बटा में dx, और ये भी d साइन x बटा में dx। अब x का काम क्या कर रहा है, x स्क्वायर कर रहा है। तो अब देखो
डी साइन एक्स और बाई डी एक्स है, लेकिन एक्स का काम क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर कर रहा है। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, नहीं बोल रहे हो जी, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स के पावर 2 है। तो इसका क्या बताए थे, घात गुणे घात में एक की कमी। तो घात क्या है 2, तो 2 से एक्स में गुणा और 2 में एक की कमी। अब फाइनली क्या हो गया, ध्यान देना, अब हमें मिल गया कॉस एक्स स्क्वायर और 2 और एक्स के पावर कितना हो जाएगा 1, तो ये हो गया 2x। फाइनली हम लिख सकते हैं 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अब ये जिस तरीके से बना है कि भाई x के जगह पर एक्स स्क्वायर आ गया, तो बटा में एक्स स्क्वायर और इंटू क्या हो गया डी एक्स स्क्वायर और बटा में डी एक्स, इसी को चेन रूल कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, श्रृंखला नियम कहते हैं। इतना नोट कर लो, इसके बाद जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में। आज के लिए केवल इतना ही, ठीक है। चेन रूल आप पढ़ लो और कल के क्लास में जो है वो चेन रूल का कम से कम 6-7 एग्जाम्पल देंगे, तब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और फॉर्मूला सारा याद होना चाहिए, अभी तक जितना फॉर्मूला बताए हैं सब याद होना चाहिए, प्रमेय याद होना चाहिए, तब एक्सरसाइज बढ़िया से बनेगा, नहीं तो एक्सरसाइज बढ़िया से नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं त्रुटि आता रहेगा। जब फॉर्मूला याद ही नहीं रहेगा तो बनेगा कैसे, बात समझ में आ रहा है ना। तो जल्दी से नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कल के क्लास में।